दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि सारे के सारे बड़े आविष्कार पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने किए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी आविष्कार नहीं किया है। उन लोगों को आज अच्छे से पता चल जाएगा कि दुनिया में सारा का सारा ज्ञान और विद्या भारत से ही गई है। भारत को ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता था। हमारे चुराए हुए ग्रंथों से ही बहुत से आविष्कार हुए, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी हो, एरोप्लेन हो, सर्जरी हो या कोई भी आविष्कार क्यों ना हो। सारे के सारे आविष्कार भारत में कई 100 साल पहले ही कर दिए गए थे। और आज के इस वीडियो में हम भारत के 11 महान ऋषियों और उनके आविष्कारों के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देख लें, नहीं तो बाद में रोना रोते फिरोगे कि अरे भारत में कुछ नहीं हुआ। और ऐसे लोगों के मुंह पर चपेड़ मारने के लिए प्लीज़ कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। सबसे पहले नंबर पर आते हैं भास्कराचार्य। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों के अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। भास्कराचार्य जी गणित के विशेषज्ञ थे और साथ ही ज्योतिष के जानकार भी थे। इनके द्वारा बनाए गए नियमों को गणित और ज्योतिष शास्त्र में समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उन्होंने अपने विचारों द्वारा व्यक्त किया है। पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इसका कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। इस सिद्धांत से ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी में मौजूद चुंबकीय शक्ति द्वारा ही घटित होना संभव हो पाता है। भास्कराचार्य के विषय में उनके द्वारा रचित ग्रंथों से ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भास्कराचार्य ब्राह्मण थे और उनका गोत्र शांडिल्य था। इनका जन्म सह्याद्री क्षेत्र के विजलविड नामक स्थान पर बताया जाता है। भास्कराचार्य से जुड़े शिलालेखों के विषय में भी पता चलता है कि जिनमें इनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ शिलालेखों द्वारा पता चलता है कि भास्कराचार्य के पिता भी बहुत प्रकांड पंडित और गणित के जानकार थे। अपने पिता से ही इन्हें गणित और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हुई। भास्कराचार्य जी को भारत के मध्यकालीन समय का एक बहुत ही योग्य एवं श्रेष्ठ गणितज्ञ व ज्योतिष कहा गया। नंबर 2 पर आते हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद वे तपस्वी हो गए। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या प्राप्त की। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। ऋषि विश्वामित्र ही ब्रह्मा गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं आचार्य कणाद। पश्चिम जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति को विस्तार से सबसे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। उपरोक्त संस्कृत सूत्र न्यूटन ने 913 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। न्यूटन के गति के नियमों की खोज से पहले भारतीय वैज्ञानिक और दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह सूत्र विशेषिक सूत्र में लिखा था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है। निश्चित ही न्यूटन साहब ने विशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते रहे थे। इस खोज में सबसे अहम चीज़ जो उन्हें प्राप्त हुई वह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। यह कितना खतरनाक है ये भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को माना जाता है। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 में कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन 6 सितंबर 1766 27 जुलाई 1844 को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 913 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विख्यात इतिहासज्ञ T.N. कोलेबुरक ने लिखा है कि
अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना। कहते हैं कि जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम लें। तो कणाद ऋषि के मुख से निकला, पीलव पीलव पीलव, अर्थात परमाणु परमाणु और परमाणु। आज से 2600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने अपने विशेषज्ञ दर्शन में प्रतिपादित किया था। कुछ मामलों में महर्षि कणाद का प्रतिपादन आज के विज्ञान से भी आगे है। नंबर 4 पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान यानी कि एरोप्लेन की खोज ऋषि भारद्वाज ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में यात्री विमान और लड़ाकू विमान का उल्लेख किया है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ने वाले विमान के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को गायब कर देने वाली तकनीक का भी उल्लेख किया है। नंबर 5 पर आते हैं बोधायन। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत के पूर्व बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र भी लिखे थे। लेकिन आज हमें विश्व के यूनानी ज्यामिति शास्त्र पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 800 वर्ष ईसा पूर्व बोधायन ने रेखा गणित और ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित और त्रिकोणमिति को सुलभ शास्त्र कहा जाता था। उस समय त्रिकोणमिति के आकार पर ही विभिन्न प्रकार की यज्ञवेदियाँ बनाई जाती थी। नंबर 6 पर आते हैं पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार ऋषि पतंजलि काशी में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में चर्चा में थे। पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। योग सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक भी कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली बार व्यवस्था दी थी और उस चिकित्सक को मनोविज्ञान से भी जोड़ा था। आज दुनिया भर में लोग योग से लाभ पा रहे हैं। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि रसायन शास्त्र के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रगविंदास धातु योग और लौह शास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र संघु के शासनकाल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। एम्स ने 5 वर्षों के अपने शोध में यह कहा है कि योग साधना से कैंसर से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि योग साधना से कैंसर प्रतिबंधित हो सकता है। इनमें से नंबर 7 पर आते हैं आचार्य चरक। अर्थवेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरि चरक और सुश्रुत ने विश्व के पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर एक चिकित्सक शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तक में होती है। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा का चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्त भीषण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि के विषय में गंभीर शोध किया था तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं असहयोग उपचार के विषय में अमूल ज्ञान को बताया। चरक एवं सुश्रुत ने अर्थवेद से ज्ञान प्राप्त करके आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया है कि जिसमें कोई रोग हो ही ना। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और ये शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी थी। नंबर 8 पर आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किया। रसायन शास्त्र पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी। उज्जैन में रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हैं। रसायन शास्त्री व धातुकर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधि तैयार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें आरोग्य मंजरी शास्त्र और योगास्तक हैं। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु एवं कॉपर पर किए गए अनेक प्रयोग पर
शोध चर्चा में रहे हैं। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन कर सतत 12 वर्षों तक संशोधन किया। नागा अर्जुन पारे से सोना बनाने का फार्मूला जानते थे। अपनी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि पारे के कुल 18 संस्कार होते हैं। पश्चिमी देशों में नागा अर्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनके मूलभूत आधार नागा अर्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा। नागा अर्जुन की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार इनका जन्म 2री शताब्दी में हुआ तथा एक अन्य मत के अनुसार नागा अर्जुन का जन्म 1931 में गुजरात के सोमनाथ के निकट दाहक नामक किले में हुआ। नंबर 9 पर आते हैं गर्ग मुनि। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि 6 होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि 6 थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले ही बता दिए थे। नंबर 10 पर आते हैं महर्षि सुश्रुत। प्राचीन भारत में गंभीर अपराधों के लिए नाक और कान काट दिए जाते थे। सजा के इस प्रावधान के चलते बाद में अपराधी चिकित्सा विज्ञान की मदद से इन अंगों को वापस लाने की कोशिश करते थे। ऐसे में महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत महसूस हुई थी और वे नाक कान वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक करने भी लगे थे। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी मौजूद है। इसमें ब्लेडर से स्टोन निकालना, कैटरेक्ट, हार्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए प्रसव करवाए जाने का भी जिक्र किया हुआ है। सुश्रुत संहिता में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में सुश्रुत नाक की सर्जरी के दौरान व्यक्ति के गाल या माथे की त्वचा को लेकर सर्जरी के दौरान उसका इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, सुश्रुत के पास सर्जरी के बाद भी तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए कई प्रकार की औषधियाँ मौजूद थीं, जिन्हें रुई की सहायता से अंग पर लपेटकर ढक दिया जाता था। 8वीं सदी में अरबी भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद होने के बाद ये पश्चिमी देशों तक भी पहुँच गई। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने भारत प्रवास के दौरान 1793 में 2 अंग्रेज सर्जनों ने भी नाक के सर्जरी को अपनी आंखों से देखा। लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। जानकारी के मुताबिक एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटिन ने इस प्रक्रिया को जानने समझने के बाद करीब 20 सालों तक लाशों के साथ इसका अभ्यास किया और इसके बाद 1814 में इनके द्वारा किया गया ऑपरेशन भी सफल रहा। नंबर 10 पर आते हैं महर्षि अगस्त। महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब थॉमस एल्वा एडिसन में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टी का अर्थात कॉपर शीट डालें तथा शिखी ग्रीव अर्थात कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली कास्ट 500 अर्थात वेट सो डस्ट डालें। ऊपर पारा अर्थात मर्क्यूरी तथा दस्त लोस्ट अर्थात जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्र रूपण शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लांटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त को कुंभोद्भव अर्थात बैटरी बोन कहते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा।